शादी के बाद एकदम से ही वह अपना अधिकार जताने लगा था। शायद यही शादी की ताकत होती है कि इंसान ना चाहते हुए भी दूसरे पर अपना अधिकार समझने लगता है, चाहे वह पति हो या पत्नी। जीविका अभी बस करते हैं, सिद्धार्थ उसे रोकते हुए बोला। लेकिन भैया, अभी मैंने 56 ही तस्वीरें बनाई हैं, बाकी बाद में बना लूंगी। अभी जो मम्मी के पास है उन्हें किसी की मदद की जरूरत हो सकती है। सिद्धार्थ की बात सुनते हुए वो मुंह बनाती हुई चली गई। अब स्टेज पर वे दोनों अकेले रह गए। दोनों ही बिल्कुल चुप थे। कुछ देर यूं ही बीती जब सिद्धार्थ ने रायना को बिल्कुल गंभीरता से देखा, जो मुंह मोड़कर सामने ही देख रही थी। रायना महसूस कर चुकी थी कि वह उसे देख रहा है, लेकिन फिर भी सामने देखती रही। इस वक्त उसका दिल बहुत बोझिल हो रहा था। वह अभी सबसे अकेले हो जाना चाहती थी। मुझे कमरे में जाना है, यहाँ मुझे घुटन हो रही है। वह सामने देखते हुए सिद्धार्थ से बोली। क्या उसे मेरे साथ घुटन महसूस हो रही है? उसने मन ही मन सोचा। उसे बुरा लगा था। फिर सिर झटकते हुए उसने जीविका को इशारा किया। जी भैया, वह पास आते हुए बोली। रायना को कमरे में छोड़ाओ। लेकिन क्यों? वह हैरान हुई। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रायना बोलते हुए उठ गई। शादी का फंक्शन खत्म होते ही सब मेहमान अपने अपने घर लौट गए थे, जबकि घर वाले आंगन में इकट्ठा हुए थे। मेरे ख्याल में हमें सिद्धार्थ भैया और रायना को बात करने का मौका दे देना चाहिए। उन दोनों की इतनी जल्दी शादी हो गई, जरूर एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर पाए होंगे। दिया सबको देखकर बोली। दिया, यही ठीक रहेगा। शकुंतला देवी ने उसे घूरते हुए टोका, क्योंकि ये भी जरूरी है। अभी तो दोनों की शादी हुई है और दिया की बात बिल्कुल ठीक है। दोनों को बात कर लेनी चाहिए ताकि ये दोनों एक दूसरे को समझ सकें। निर्मला बोली। शशिकांत और गिरिराज साहब बिल्कुल चुप रहे। मम्मी, मेरे ख्याल में उसकी जरूरत नहीं है। हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। सिद्धार्थ बोला। पहले एक साथ रहते थे, जानते थे, लेकिन अब आप दोनों पति पत्नी हो और तुम दोनों की शादी हो चुकी है। अब धार्मिक हिसाब से तुम दोनों का आपस में बात करना जरूरी होता है। दिया ने गंभीरता से कहा। नए जमाने के नए रस्म रिवाज। सिद्धार्थ बुदबुदाया। सिद्धार्थ बेटा, तुम चले जाओ। शशिकांत बोले। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और उठ खड़ा हुआ। फिर सीढ़ियां चढ़ते हुए रायना के कमरे के सामने आया। दरवाजे पर आहट देकर अंदर दाखिल हुआ। रायना बेड पर बैठी एक फाइल खोले बैठी थी। वह अब आम कपड़ों में थी। उसे आम कपड़ों में देखकर वह जरा हैरान हुआ। उसे यही उम्मीद नहीं थी। वह चलते हुए बेड के सामने खड़ा हो गया। करने को कोई बात नहीं थी जो दोनों करते। आपको कोई काम था? रायना बोली। रस्म है, शादी के बाद पति पत्नी को बात कर लेनी चाहिए ताकि दोनों एक दूसरे को समझ सकें। उसने उसे देखते हुए गंभीरता से कहा। रायना ने हल्के से सिर हाँ में हिलाया। आपका दिया हुआ कॉलेज का असाइनमेंट है, उसे तैयार करना है। सिद्धार्थ यहाँ रस्मों रिवाज के बारे में सोच रहा था कि दोनों के दिलों में मोहब्बत पैदा हो सके। शायद ये जानते नहीं कि एक मुलाकात में मोहब्बतें पैदा नहीं होती। फिर वह हल्के से झुंझलाकर बोला। क्या कर रही थी? आपने जो असाइनमेंट दी थी वही बना रही थी। वह फाइल की ओर देखते हुए बोली। असाइनमेंट का नाम सुनते ही उसका प्रोफेसर वाला मूड तुरंत ऑन हो गया। दिखाओ, वह बोला और उससे कुछ दूरी पर बैठ गया। फिर फाइल पढ़ने लगा। रायना जानती थी कि वह उसके असाइनमेंट में जरूर नुक्स निकालेगा, इसलिए उसे ध्यान से देखती रही। कॉलेज में पहली असाइनमेंट भी सिद्धार्थ ने उसे कम नंबर दिए थे और अब उसे पूरा यकीन था कि फिर कम नंबर ही मिलेंगे। 2 पन्ने पढ़ने के बाद उसने रायना की ओर देखा। ये सब क्या है रायना? इसको असाइनमेंट कहते हैं? इतने आसान शब्द तुम सेकेंड ईयर में लिख रही हो? इस लेवल पर इतने आसान बच्चों वाले शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। थोड़ी वजनी शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। वह जानती थी कि वह नुक्स निकालेगा ही। मैं जानती थी कि आप कोई ना कोई कमी जरूर निकालेंगे, उसने तेज स्वर में कहा। फाइल वापस कीजिए। मेरे अलावा अगर किसी दूसरे प्रोफेसर के पास ऐसी असाइनमेंट बनाकर ले जाओगी तो वह 0 नंबर देंगे। मैंने तो 5 में से 2 ही दिए थे। वह फाइल बंद करते हुए बोला। जबकि तुम्हारी असाइनमेंट 2 नंबर की भी नहीं थी, 0 बनता था। मैंने फिर भी 2 नंबर दे दिए थे। उसकी बात सुनते ही रायना ने उसे सीधा देखा। मेरी असाइनमेंट अच्छी थी, आपने जानबूझकर कम नंबर दिए थे, उसने दृढ़ स्वर में कहा। और कमरे में एक बार फिर वही अनकही तकरार फैल गई, जिसमें रिश्ते की नई शुरुआत, पुराने अहंकार आमने सामने खड़े थे। आपने जानबूझकर ऐसा किया था। मैं जानबूझकर नंबर क्यों काटूंगा? अब तुम खुद देखो, उसने कहते ही उसकी फाइल दोबारा खोली।
अब ये पढ़ो, क्या ये सेकेंड ईयर लेवल का सवाल है या जवाब? 10वीं क्लास में इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। वह पेपर पर हाथ रखते हुए निशानदेही करने लगा। आपको मुझे नंबर नहीं देने तो मत दीजिए, वो फाइल खींचते हुए बोली, जबकि सिद्धार्थ ने फाइल का कोना मजबूती से पकड़ लिया। अभी नहीं, और ज्यादा सुनो, अब इस पन्नों को देखो। वह अगला पेज पलटते हुए बोला, ये जो पेपर ग्राफ बनाया है ना, इसमें ग्रामर की कितनी गलतियां हैं, जरा देखो। मेरी कोई गलती नहीं, वह तीखे अंदाज में बोली और फाइल खींचने के लिए फिर से जोर लगाया। उसी वक्त दोनों तरफ से जोर लगने की वजह से असाइनमेंट फट गई। फटी हुई असाइनमेंट को दोनों ने स्तंभ नजरों से देखा। आपने मेरी असाइनमेंट फाड़ दी, वह शक भरी नजरों से उसे देखकर बोली। वह मुंह में बड़बड़ाया, अच्छा हुआ फट गया, अब मत बनाना ये वाली, पहले ही बेकार थी। अब मैं कैसे बनाऊं? टाइम नहीं है, अभी शाम के 5 बज रहे हैं, रात 8 बजे तक आसानी से बन जाएगी। और हाँ, इस बार शब्दों में वजन होना चाहिए, गहराई होनी चाहिए। इस तरह की कुछ लिखो और नए ग्राफ बनाओ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता देना, साथ में कुछ किताबें भी दे दूंगा। मैं असाइनमेंट नहीं बनाऊंगी, पहले वाली असाइनमेंट मेरी अच्छी थी, आप मुझे यूं ही कम नंबर दोगे? वह जिद में बोली, इस असाइनमेंट के मैं तुम्हें आधा नंबर देता, इसलिए अच्छा है कि दोबारा बना लो। ये सब हो ही रहा था कि दरवाजे पर दिया ने खटखटाकर अंदर कदम रखा। मुलाकात का वक्त खत्म हुआ। वह मुस्कुराते हुए बोली। सिद्धार्थ सिर हिलाते हुए उठ गया, फिर रायना से बोला, जो मैंने कहा है उन बातों को दिमाग में जरूर रखना। और ये कहकर चला गया। क्या बात हुई? दिया उसके पास आकर बैठ गई। यही कि मेरी असाइनमेंट बिल्कुल फालतू की है, मेरा ग्राफ अच्छा नहीं है, मेरे शब्दों की गहराई कमजोर है। वह गुस्से से बोलती चली गई। दिया हैरान रह गई, ये क्या मतलब? तुम दोनों असाइनमेंट के बारे में बात कर रहे थे, और किस बारे में बात करते? यहाँ तक कि उन्होंने मेरी असाइनमेंट भी फाड़ दी और कहा है कि मैं रात तक नई बना लूं, उसमें अच्छे ग्राफ बनाऊं और शब्दों को भारी करूं। दिया ने माथे पर हाथ मारा। पागल लड़की, मैंने सिद्धार्थ को इसलिए भेजा था कि तुम उससे कॉलेज के असाइनमेंट के बारे में बात करो, बल्कि उसे विश्वास दिलाओ कि तुम सुभाष को भूलने की कोशिश करोगी। मैं क्यों यकीन दिलाऊं उसे? अगर यकीन करना है तो करें, नहीं करना है तो ना करें। वो गुस्से में बोली और फटी असाइनमेंट को अफसोस भरी नजरों से देखा। उसने तय कर लिया कि वह नई असाइनमेंट नहीं बनाएगी। दिया बेबस होकर उसे देखती रह गई। उफ, इस लड़की को समझाना आसान नहीं था। अगले दिन दिया को भी लौट जाना था। सुबह सब नाश्ते की टेबल पर एक साथ बैठे हुए थे। सिद्धार्थ, आज से रायना ड्राइवर के बजाय तुम्हारे साथ कॉलेज जाएगी, गिरिराज साहब बोले। वह क्यों पापा? वह हैरान हुआ। रायना भी खाना छोड़कर उन्हें देखने लगी, क्योंकि रायना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी पापा, वह एक नजर रायना पर डालते हुए बोला और फिर चुपचाप नाश्ता करने लगा। कुछ देर बाद रायना सिद्धार्थ के साथ फ्रंट सीट पर बैठी थी। दिया उनसे विदा ले चुकी थी। कॉलेज पहुंचकर दोनों अपनी अपनी क्लास में व्यस्त हो गए थे। सिद्धार्थ के लेक्चर से पहले उसका एक फ्री पीरियड था। रायना की अभी तक किसी से खास दोस्ती नहीं हो पाई थी, इसलिए वह अक्सर अकेली ही रहती थी। कैफे के तरफ जाते हुए अचानक कोई उसके सामने आकर खड़ा हो गया। सुभाष को देखकर रायना ठिठक गई। क्या सच में तुम्हारी शादी हो चुकी है? उसने पूछा। शादी से पहले उसने सुभाष को आखिरी मैसेज किया था, फिर उसे ब्लॉक कर दिया था, उसका नंबर भी डिलीट कर दिया था, इंस्टा से अनफॉलो कर दिया था। फिलहाल उसने हर जगह से उसे दूर कर दिया था। हाँ, वह नजरें झुकाकर बोली, जब मैंने कहा था कि मैं रिश्ता लेकर आऊंगा तो फिर शादी क्यों कर ली? इस अफरा तफरी में सिद्धार्थ भी वहीं आ पहुंचा। वह रैना को एक लड़के के साथ देखकर हैरान हुआ। मेरे घर वाले नहीं माने सुभाष, उनके कहने पर मुझे सिद्धार्थ से शादी करनी पड़ी। तो तुम उन्हें मना लेती, मैं भी तो अपने घर वालों को मना रहा था। सुभाष, तुम भी जानते हो कि माँ बाप बेटे की पसंद को सुनकर खुश होते हैं, लेकिन बेटी की पसंद सुनते ही हंगामा मचा देते हैं, इज्जत का सवाल बना लेते हैं। मेरे साथ भी यही सब हुआ। मैंने बस माँ को तुम्हारे बारे में बताया था और उन्होंने डर के मारे जल्दी से मेरी शादी कर दी, कहीं मेरी पसंद उनकी इज्जत पर दाग ना लगा दे। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू भर आए। कहना आसान था, पर एक ही दिन में भूल पाना नामुमकिन था। कुछ ही दूरी पर खड़ा सिद्धार्थ उनकी सारी बातें सुन चुका था। वह अपनी क्लास लेने ही जा रहा था, लेकिन रैना की बातों ने उसका दिमाग सुन कर दिया था। उसका जबड़ा भींच गया। सुभाष बिना कुछ कहे पलट गया। उसके जाते ही रैना का सब्र टूट गया। उसने मुंह पर हाथ रख लिया और रो पड़ी, ये जाने बिना कि कुछ ही कदम दूर
सिद्धार्थ खड़ा है और खामोशी से उसे देख रहा है। अगर रोने का टाइम खत्म हो गया हो तो क्लास में चलो। अपनी पत्नी को किसी और के लिए रोते हुए देखकर गुस्सा नहीं आएगा? वह बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए धीमी आवाज में बोला। सिद्धार्थ की आवाज सुनते ही वह चौंक कर उठी। उसे सामने देखते ही उसने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। तुम्हारी क्लास का टाइम हो गया है, क्लास में चलो, वह कहते हुए आगे बढ़ा। रायना उसके पीछे पीछे चलने लगी। हाजिरी के बाद असाइनमेंट चेक होने लगी। अपनी बारी आने पर वह उठकर डेस्क के पास चली गई। आपकी असाइनमेंट कहाँ है मिस रायना? नहीं है सर, वह सिर झुकाए बोली। उसके गुस्से में और बढ़ोतरी हो गई। उसके कहने के बावजूद भी असाइनमेंट नहीं बनाई गई थी। यहाँ तक कि सिद्धार्थ ने रात को जीविका के हाथ एक बॉक्स भी भिजवाया था जिसे वे असाइनमेंट तैयार कर सकती थी। क्यों नहीं बनाई आपने असाइनमेंट? वह हल्के और गुस्से में बोला। देखिए प्रोफेसर, मेरी शादी हुई थी और मेरे पति ने मेरी असाइनमेंट फाड़ दी। ये बोलते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर पहले हुई सुभाष से मुलाकात का असर भी बाकी था और अब सिद्धार्थ के गुस्से का असर भी। यहाँ से निकल जाइए, आइंदा मेरी क्लास में नजर मत आना, वह गुस्से से ऊंची आवाज में बोला। उसके दिमाग में ये सोच चल रही थी, जरूर वे रात को सुभाष के साथ व्यस्त रही होगी, इसलिए असाइनमेंट नहीं बनाई होगी। रायना ने आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखा, फिर पलटकर क्लास से बाहर निकल गई। सब स्टूडेंट उसे ही देख रहे थे। उसे क्लास से जाते हुए देख सिद्धार्थ को और ज्यादा गुस्सा चढ़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वह किस वजह से इतना गुस्सा हो रहा है। कुछ पल गहरी सांस लेकर उसने खुद पर काबू पाया और फिर क्लास शुरू करके आज का टॉपिक समझाने लगा। आज का लेक्चर 1.5 घंटे का था। रायना लाइब्रेरी आ गई थी। वह अक्सर वहीं बैठकर हिंदी उपन्यास पढ़ा करती थी और कभी कभी फाइल्स भी देख लेती थी। क्लास खत्म होने पर उनकी क्लास का एक लड़का लाइब्रेरी में आया। रायना को अकेले बैठे देख वह उसके पास बैठ गया। वह अच्छा लड़का था, जानता था आज सर ने बेवजह उस पर गुस्सा किया था। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें सारे लेक्चर समझा दिया करूंगा, वो मुस्कुराते हुए बोला। रायना ने उसे देखा और हल्का सा मुस्कुराई। बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिद्धार्थ भी रायना को ढूंढते हुए वही लाइब्रेरी में आ गया था। सुभाष की बात सुनते ही उसने अपने झबड़े भींच लिए। मिस रायना, आज के लेक्चर के नोट्स ले लीजिएगा और माफी चाहता हूँ, मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर गया था, वह उनकी कुर्सी के पीछे खड़े होकर बोला। सिद्धार्थ की बात सुनते ही दोनों खड़े हो गए। रायना की सूजी हुई आंखें देखकर वह समझ गया कि क्लास से बाहर आने के बाद वह काफी रोई थी। मुझे जरूरत नहीं है आपके नोट्स की, मैं नेट से देख लूंगी, वह नजरें झुकाकर बोली। अगर नेट से सब समझ मिलती होती तो टीचर की जरूरत ही क्यों पड़ती। रायना, प्रोफेसर सर के साथ जाओ और नोट्स ले लो। सुभाष ने माहौल हल्का करने की कोशिश की, इसलिए मिस रायना, सिद्धार्थ बोलते हुए पलट गया। रायना को उसके पीछे जाते देख नक्श मुस्कुराया। चलो, उनकी नाराजगी खत्म हो चुकी है, पर सर फालतू में गुस्सा कर गए थे। वह बड़बड़ाते हुए वापस बैठ गया। जब मैंने कहा था कि दोबारा असाइनमेंट बना लो तो बनाई क्यों नहीं, वह अपने ऑफिस में आकर कुर्सी पर बैठते हुए बोला। रायना चुप रही। मैंने जीविका के हाथ बॉक्स भी भिजवाया था, फिर भी काम क्यों नहीं किया। मैंने किया था, लेकिन आपने फाड़ दी थी मेरी असाइनमेंट, फिर मैं क्यों दोबारा बनाती। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली, फिर घड़ी देखी। उसके सारे लेक्चर खत्म हो चुके थे। तुम्हारा कौन सा लेक्चर रह गया है? आज बस इतने ही थे, चलो फिर घर चलते हैं, वह उठते हुए बोला। वह उसके साथ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन गिरिराज साहब और पापा ने उसकी जिम्मेदारी सिद्धार्थ को सौंप दी थी। अब मजबूरी थी। गाड़ी में खामोशी छाई रही। कुछ पल के बाद रायना ने उस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, मैंने कल शादी से पहले ही सुभाष को ब्लॉक कर दिया था, उसका नंबर डिलीट कर दिया, हर जगह से हटा दिया। जो कुछ हुआ वो मेरी मर्जी से नहीं था, लेकिन अब जो कुछ है वो मेरी हकीकत है और मैं अपनी हकीकत से भाग नहीं रही। हर जगह से ब्लॉक कर चुकी हूँ उसे। वह खिड़की से बाहर देखते हुए बोली। मैं जानती हूँ कि आज कॉलेज में मुझे सुभाष के साथ देखकर आपको गुस्सा आ गया होगा, लेकिन वो बस कंफर्म कर रहा था क्या सच में मेरी शादी हो गई है। मैं मानती हूँ कि अभी मेरे दिल में उसका नाम बाकी है, क्योंकि एक ही दिन में किसी को अपने दिल से निकाल देना नामुमकिन होता है। लेकिन मेरे दिल में कौन रहेगा, आप या सुभाष, ये फैसला मैं नहीं करूंगी, ये आपका व्यवहार तय करेगा। मैं कितनी जल्दी सुभाष को अपने दिल से निकाल कर आपको जगह देती हूँ, आपको अपना पति स्वीकार करती हूँ। मुझे बस सुभाष से अपना हर संबंध खत्म करना था।
जो मैं कर चुकी हूँ, बाकी सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। उसकी बात सुनते ही सिद्धार्थ के हाथ स्टीयरिंग पर कस गए, फिर ढीले पड़ गए। उसे एहसास हुआ कि वह गलत सोच रहा था और आपको भी मुझसे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि मैं एक ही दिन में सब कुछ स्वीकार कर लूंगी, जबकि इस शादी में मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। मैं जानती हूँ आपकी भी मर्जी पूरी तरह शामिल नहीं थी, इसलिए हमें एक दूसरे को वक्त दे देना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को सच में स्वीकार कर सकें। और अगर कभी लगे कि हम साथ खुश नहीं रह सकते तो विदाई का दिखावा करने से बेहतर होगा कि अलग हो जाएं। लेकिन कोई फैसला लेने से पहले हमें एक दूसरे को एक मौका देना होगा। वह बोलते बोलते चुप हो गई। कुछ पल की खामोशी के बाद सिद्धार्थ ने धीमे स्वर में कहा, मैं गलत था। जानता हूँ तुम्हें सुभाष के साथ देखकर मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए क्लास में भी तुम्हें डांट दिया। क्या आप सारी जिंदगी यही समझते रहोगे? वह उसकी तरफ मुड़कर बोली, नहीं। उसने तुरंत जवाब दिया, मुझे तुम्हें एक मौका दे देना चाहिए। तुम्हें अपने दिल से स्वीकार करने का वक्त दे देना चाहिए। मैं उन मर्दों में से नहीं बनना चाहता जो हरदम अपनी पत्नी पर शक करते रहें। बस आज तुम्हें किसी और के लिए रोते हुए देखा तो गुस्सा कुछ ज्यादा ही आ गया। आखिर अगर मेरी पत्नी किसी और के लिए रोएगी तो मुझे तो गुस्सा आएगा ही ना। रायना ने उसकी तरफ देखा और उसी पल सिद्धार्थ की नजर भी उससे मिली। वक्त लगेगा सिद्धार्थ, आपको सब्र करना पड़ेगा। वह फिर बाहर देखने लगी। मैं कोशिश करूंगा, उसने धीरे से कहा। अगले कुछ दिन सुकून से बीते। दोनों सामान्य अंदाज में एक दूसरे से पेश आते। कॉलेज में भी सब सामान्य था। अब सिद्धार्थ भी खासकर पढ़ाई के मामले में उस पर ध्यान देने लगा था। एक शाम वह आंगन में बैठा रायना के साथ सर खपा रहा था। रायना, मैं कह रहा हूं ना कि ये ठीक नहीं है। वह लैपटॉप बंद करके सामने टेबल पर रखते हुए बोला। उसे एक फाइल बनानी थी ताकि आगे उसी पर असाइनमेंट तैयार कर सके। पहले 2 असाइनमेंट उसने हाथ से लिखी थी, लेकिन ये वाली पीडीएफ में बनानी थी। क्यों ठीक नहीं है? सब कुछ तो ठीक है, देखिए जरा। हर लाइन ठीक है, सारा मटेरियल भी अच्छा है। वह उसे घूरते हुए बोली। सिद्धार्थ ने फिर एक बार स्क्रीन पर नजर डाली। मुझे अभी भी अच्छा नहीं लग रहा। इसमें कुछ गलत है, कुछ मिसिंग है। अब क्या मिसिंग है? वह झुंझलाए हुए अंदाज में बोली। वह पहले ही 2 बार फाइल बना चुकी थी, लेकिन सिद्धार्थ को अब भी कुछ कमी लग रही थी। तुम इसमें कुछ अलग शामिल करो। सिद्धार्थ, मैं पहले ही कितना कुछ कर चुकी हूँ और कितना जोड़ू। कम है तो थोड़ा और हैवी बनाओ, ऐसा लगे कि कोई गंभीर अकादमिक लेख लिख रही हो। उदाहरण जोड़ो, संदर्भ जोड़ो, 2-3 रिसर्च का जिक्र करो और एक मजबूत निष्कर्ष लिखो ताकि पढ़ने वाले को गहराई महसूस हो। सिर्फ शब्द भर देने से काम नहीं चलेगा, कंटेंट में वजन देना चाहिए। वह समझाते हुए बोला। रायना ने कुछ पल उसे देखा, फिर गहरी सांस ली। ठीक है, इस बार मैं ऐसा कुछ बनाऊंगी कि आपको भी कुछ मिसिंग नहीं लगेगा। उसने लैपटॉप फिर से खोलते हुए कहा, और शायद पहली बार उनके बीच की बहस में तकरार से ज्यादा साथ का भाव शामिल हो गया। भगवान, उसके मुंह से झुंझलाहट में निकला। फिर वह उसे देखने लगी जो लगातार उसे ही देखे जा रहा था। एक बात पूछूं, आप मुझसे कोई जाति दुश्मनी निकाल रहे हैं क्या? मैं तुमसे कौन सी जाति दुश्मनी निकालूंगा? तुम खुद देखो, ये ठीक नहीं है। जिस घर में प्रोफेसर हो वहां कोई बच्चा सुकून से रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसे कुछ भी ठीक नहीं लगता। वह शांत रहने की कोशिश करते हुए बोला। सिद्धार्थ, मैं 2 बार बदल चुकी हूँ, बस एक आखिरी बार और बदल लूं, उसके बाद तो असाइनमेंट अच्छी हो जाएगी। अब तुम प्रोफेसर सिद्धार्थ की पत्नी हो, थोड़ा पढ़ा लिखा लगना चाहिए, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। रायना ने गहरी सांस ली। तभी निर्मला देवी अंदर आई। क्या बात हो रही है? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। बातें क्या करनी है आंटी जी, आपका पढ़ा लिखा बेटा बार बार मेरी असाइनमेंट फेल कर रहा है। वह झुंझलाए अंदाज में बोली। रायना, अपने पति के बारे में ऐसे नहीं बोलते। शकुंतला देवी ने घूरते हुए टोका। तो पति देव को भी चाहिए ना कि मेरी असाइनमेंट अप्रूव करे। वह तुरंत बोली। सिद्धार्थ, क्यों बच्ची को तंग कर रहे हो? निर्मला देवी ने कहा। मम्मी, मैं तंग नहीं कर रहा, उसकी असाइनमेंट अच्छी नहीं है। रायना को 3 नंबर भी नहीं मिलेंगे। मेरे अलावा बाकी प्रोफेसर भी काफी सख्त चेकिंग करते हैं, उनके यहाँ तो 3 भी नहीं मिलेंगे। वह समझाते हुए बोला। जी हाँ, मैं कर ही नहीं रही। आपको मुझे 0 नंबर देना है तो दे दीजिए, शौक से दीजिए। वह लैपटॉप जोर से बंद करते हुए बोली। निर्मला देवी ने तुरंत सिद्धार्थ का कान पकड़ लिया। ये क्या तरीका है? वह तुम्हारा प्रोफेसर होने के साथ साथ तुम्हारा पति भी है। अरे मम्मी, जान छोड़ो, मैं कुछ नहीं कह रही। आप अपने दामाद को क्यों नहीं पकड़ रही? वह उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली।
जबकि सिद्धार्थ मुस्कुराहट दबा रहा था। शकुंतला देवी, मेरी बहू का कान छोड़ दो, निर्मला ने कहा। वह तुम्हारी बहू नहीं, मेरी बेटी है, निर्मला ने पीछे से जवाब दिया। उनकी आवाज सुनते ही शकुंतला ने उसका कान छोड़ दिया। रायना ने पहले दोनों को फिर सिद्धार्थ को नाराज नजरों से देखा। मम्मी और आंटी, मैं अपनी पत्नी को बाहर ले जा रहा हूँ, वह उठते हुए बोला। उसकी बात सुनते ही तीनों हैरान रह गई। वह क्यों? रायना ने पूछा। क्योंकि आज मैडम ने बहुत दिमाग खर्च किया है। दिमाग खर्च करने के लिए दिमाग होना भी जरूरी है। शकुंतला देवी ने चुटकी ली। कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन फिर भी बाहर ले जाना तो बनता ही है, सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला। रायना बारी बारी दोनों को घूरती हुई गुस्से में बाहर चली गई। क्यों बच्ची के साथ ऐसा करती हो दीदी? निर्मला ने पूछा। वह एक नंबर की नालायक लड़की है। अगर सिद्धार्थ उसे पढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो वो गुस्से में उस पर चढ़ जाती है। अब मैं उसे फूलों का हार तो नहीं पहना सकती, शकुंतला देवी बोली। ऐसा भी नहीं है आंटी जी, रायना अच्छी पढ़ती है, बस तीसरे सेमेस्टर में पहुंचकर भी अभी तक उसे असाइनमेंट बनाना ठीक से नहीं आया, सिद्धार्थ ने जाते जाते कहा। चलता हूँ, पहले उसे मनाना पड़ेगा, फिर जाएंगे हम। वो बोलते हुए अंदर की ओर बढ़ गया। पीछे शकुंतला और निर्मला आपस में बातें करने लगी। रायना कमरे में गुस्से से बेड पर बैठी थी। सिद्धार्थ ने दरवाजा खटखटाया। अंदर दाखिल हुआ। शादी के बाद भी उसकी आदत नहीं बदली थी। बेशक वह उसकी पत्नी थी, लेकिन उसकी प्राइवेसी अभी भी उसके लिए मायने रखती थी। चलिए मैडम, वह मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। किताबें छोड़िए और मेरे साथ आइए, वरना आपकी असाइनमेंट तो क्या, मूड भी कभी ठीक नहीं होगा। वह गुस्से से उसे देखकर बोली। पत्नी के होते किताबों के साथ जाने की क्या जरूरत है? सिद्धार्थ उससे सामने बेड पर बैठा मुस्कुराता रहा। मुझे आपसे कभी कोई बात ही नहीं करनी, जाइए ना, माँ के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ा लीजिए। रायना ने मुंह फेर लिया। सिद्धार्थ ने धीमे से कहा, हम बस थोड़ी सी तुम्हारी मजाक उड़ा रहे थे, कोई भी सीरियस नहीं था। बस जानते हैं कि तुम अच्छा पढ़ती हो, इसलिए तो इतने अच्छे नंबर आए हैं। वह झटके से बोली। आप माँ के साथ मिलकर हमेशा ऐसा ही करते हैं, सिद्धार्थ हंसा। और तुम हमेशा गुस्सा हो जाती हो, इसलिए मैं आज खाने के साथ ढेर सारी शॉपिंग भी करूंगा। रायना ने आंखें तैराते हुए कहा, अगर आपने आइंदा कभी मम्मी के साथ मिलकर मुझे तंग किया तो आपका पूरा बैंक बैलेंस जीरो कर दूंगी। सिद्धार्थ ने नाटकीय अंदाज में हाथ जोड़ लिए। तो चलिए पत्नी साहिबा, वह फिर मुड़ गई। ओके, जो लेना है वो ले लेना, चलो अभी चलते हैं, वरना देर हो जाएगी। अगर शॉपिंग कम हुई तब भी मेरी ही गलती होगी, वह उठते हुए बोली। और सिद्धार्थ बस मुस्कुराता रहा। दोनों शॉपिंग के लिए निकल गए, पर उनके बीच जो अनकहा रिश्ता था वह किसी भी बाजार की भीड़ से ज्यादा भारी था। पति पत्नी होते हुए भी वह एक अजीब दूरी में जी रहे थे, जैसे दो किनारे एक ही नदी के हों, पर बीच का पानी उन्हें छूने से डरता हो। बाहर से उनकी तकरार हल्की लगती थी, पर भीतर दोनों एक दूसरे को परख रहे थे, कौन पहले अपने दिल की दीवार गिराएगा। रास्ते में बारिश अचानक तेज हो गई। सड़क फिसलन भरी थी और भीड़ के शोर में उनकी बहस की आखिरी लकीर भी खुल गई। तभी सामने से आती तेज कार को बचाने के चक्कर में सिद्धार्थ की बाइक फिसली और पल भर में सब कुछ उलट गया। रायना एक हाथ उसके हाथ से छूटा, वह सड़क पर गिर पड़ी। दुनिया जैसे एक सेकंड को थम गई। सिद्धार्थ ने खुद की परवाह किए बिना उसे अपने बाहों में समेट लिया। रायना, आंखें खोलो प्लीज। उसकी आवाज में वो डर था जो उसने कभी दिखाया ही नहीं था। रायना ने धीरे से आंखें खोली। माथे पर हल्की चोट थी, पर दर्द से ज्यादा उसे सिद्धार्थ की कांपती उंगलियां महसूस हो रही थी। पहली बार उसने उसके चेहरे पर वो बेबसी देखी जो प्रेम की सबसे सच्ची पहचान होती है। तुम ठीक हो ना? वह बार बार पूछ रहा था, जैसे उसका हर सवाल अपने ही अपराबोध को काट रहा हो। एम्बुलेंस के सायरन के बीच रायना ने उसका कॉलर पकड़ लिया। अगर मुझे कुछ हो जाता तो? सिद्धार्थ की आंखें भर आई। तो मैं भी नहीं बचता। तुमसे दूर रहकर जी तो रहा था, पर जिंदा नहीं था। ये सब जैसे दोनों के बीच जमा बर्फ पर हथौड़ा बनकर गिरे। अस्पताल के सफेद कमरों में पट्टी बंधी रायना को देखते हुए सिद्धार्थ ने पहली बार उसका हाथ अपने दिल पर रखा। ये धड़कन सिर्फ तुम्हारे नाम से चलती है, पर हम दोनों ही अहंकार में इसे सुन नहीं पाए। रायना की पलकों पर आंसू ठहर गए। मैं भी तुम्हें परख रही थी, सोचती रही कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। वह हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें खोने के ख्याल ने बता दिया कि तुम ही मेरी हर खुशी, हर डर, हर मुस्कान हो। उस हादसे ने उनके बीच की दूरी को तोड़ दिया, जैसे किसी ने रिश्ते की किताब के बीच फंसी पुरानी सूखी पत्ती को फिर से हरा कर दिया हो। अब उनकी नोक झोंक में भी एक नरमी थी
जैसे हर शब्द के पीछे ये भरोसा छुपा हो, चाहे जितनी दूरियां आए। एक एक्सीडेंट ने उन्हें सिखा दिया कि जिंदगी का कोई भी मोड़ आखिरी हो सकता है, इसलिए प्यार को कल पर टालना सबसे बड़ी गलती है। उस दिन के बाद सिद्धार्थ जब भी उसे चिढ़ाता, उसकी आवाज में छुपा डर रायना पहचान लेती। रायना जब भी रूठती, उसकी उंगलियां अनजाने में सिद्धार्थ की कलाई पकड़ लेती, जैसे दोनों ने तय कर लिया हो कि अब परख नहीं, बस अपनापन होगा। उनकी मोहब्बत अब तकरार नहीं, गहराई की कहानी बनेगी, जो दिल को छूकर ये एहसास दिलाए कि सच्चा प्रेम अक्सर किसी हादसे के आईने में खुद को पहचानता है। एक्सीडेंट के बाद जैसे उनकी जिंदगी ने एक नया अर्थ पा लिया था, वैसे ही उनके रिश्ते ने भी गहराई की ऐसी परत ओढ़ ली थी जिसमें अब अहंकार की जगह अपनापन बसता था। उसी अपनापन की छांव में कुछ साल बाद उनके घर में दो नन्ही धड़कनों ने जन्म लिया। पहले आरोही आई, जिसकी आंखें बिल्कुल रायना जैसी गहरी और सवालों से भरी थी, और फिर आरव, जो सिद्धार्थ की तरह शरारती मुस्कान लेकर दुनिया को चुनौती देता था। घर अब पहले जैसा शांत नहीं रहता था। सुबह अलार्म से नहीं, बच्चों की किलकारियों से खुलती थी। रातें खामोश नहीं, कहानियों और लोरियों के बीच ढलती थी। रायना किचन से आवाज लगाती, सिद्धार्थ जरा आरव को तैयार कर दीजिए, मुझे आरोही की प्रोजेक्ट फाइल पूरी करवानी है। और सिद्धार्थ जानबूझकर देर लगाते हुए कहता, मैडम मैं ऑफिस भी जाऊं, बच्चों को भी संभालूं और आपकी डांट भी खाऊं। इतना मल्टी टैलेंट तो शादी से पहले बताया ही नहीं था आपने। रायना बाहर आकर उसकी टाई ठीक करते हुए गुस्से का नाटक करती, बातें कम कीजिए और बेटे की शर्ट उल्टी मत पहनाइए। पिछली बार टीचर ने मुझे समझाया था कि वो मुस्कुराकर जवाब देता, अरे मैं तो उसे सिखा रहा हूँ कि जिंदगी में गलतियां भी स्टाइल से करनी चाहिए। तभी दोनों बच्चे हंस पड़ते। रायना झूठ मूठ की आंखें दिखाती, बहुत हंसी आ रही है सबको, आज चॉकलेट बंद। और अगले ही पल आरव पापा से लिपट कर कहता, पापा मम्मी को मना लेना। तब सिद्धार्थ नाटकीय अंदाज में रायना के सामने हाथ जोड़ देता, रानी साहिबा इन मासूम पर दया कीजिए। और वे चाहकर भी मुस्कान नहीं रोक पाती। उनकी नोक झोंक में अब पहले जैसी तल्खी नहीं थी, वह एक मीठा सा खेल बन चुकी थी, जिसमें हर तकरार के पीछे ये भरोसा छुपा होता कि अंत में दोनों एक दूसरे का हाथ थामेंगे ही। कभी फीस भरने को लेकर बहस होती, कभी इस बात पर कि बच्चों को ज्यादा लाड कौन करता है। रायना शिकायत करती, आप ही बिगाड़ रहे हैं इन्हें। और सिद्धार्थ तुरंत पलटकर कहता, बिगाड़ तो आपने मुझे रखा है, ये तो फिर भी मासूम है। वह उसे हल्का सा धक्का दे देती, बच्चों के सामने कुछ तो सीरियस रहा कीजिए। और वह भी धीरे से फुसफुसाता, अगर मैं सीरियस हो गया तो घर की हंसी चली जाएगी। और सचमुच उस घर की असली रौनक वही हल्की फुल्की चुहल थी, जिसमें प्रेम हर पल सांस लेता था। रात को जब बच्चे सो जाते तो दोनों बालकनी में बैठते, हवा में दिन भर की थकान घुल जाती। सिद्धार्थ चुपचाप रायना का हाथ पकड़ लेता, जैसे अब भी कहीं भीतर उस पुराने हादसे का डर बाकी हो। वह पूछती, अब भी उतना ही डर लगता है? वह धीमे से कहता, तुम्हें खोने का डर शायद उम्र भर रहेगा। और रायना उसके कंधे पर सिर रख कर कह देती, तो फिर वादा कीजिए कभी बेवजह दूर नहीं होंगे। वह मुस्कुराकर जवाब देता, अब दूरी सिर्फ इतनी होगी जितने बच्चों के सोने और हमारे पास आने के बीच होती है। और दोनों हल्का सा हंसते थे। बच्चों की हंसी, खिलौनों की बिखराव, छोटी छोटी शिकायतें और हर दिन के अंत में साझा की गई थकान, इन सब ने उनके प्रेम को और भी गाढ़ा कर दिया था। अब वो सिर्फ पति पत्नी नहीं थे, वह एक टीम थे, एक घर की धड़कन थे, जहां नोक झोंक भी प्रेम का दूसरा नाम थी। और वह सुबह एक नए इकरार की तरह शुरू होती थी। चाहे जिम्मेदारियां कितनी भी बढ़ जाए, वे एक दूसरे को चुनना कभी नहीं छोड़ेंगे। जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहां से भी मेरी वीडियो को देखते रहें, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।